हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप ठीक हैं? देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है फंजाई, कवक जगत का हम पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको कवक जगत की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, सामान्य लक्षण हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कवक जगत के 4 वर्ग हैं उनके कुछ प्रमुख उदाहरण आपको बताऊंगा। क्योंकि पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें लास्ट में मैं आपको उदाहरण बता रहा था, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से वो ब्लॉक हो गई थी, रुक गई थी, पूरा नहीं हो पाया था। इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैं आपको 4 वर्गों के प्रमुख उदाहरण और कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कवक जगत के सभी कवकों को उनके कवक तंतुओं की संरचना के आधार पर, उनकी पोषण विधि के आधार पर और उनकी जनन के आधार पर 4 भागों में उनको डिवाइडेड किया गया था। पहला था फाइकोमाइसिटीज, जिसको जलीय कवक कहते हैं, ठीक है नहीं। इनको शैवालीय कवक या एल्गी फंजाई भी कहा जाता है, एल्गी फंजाई भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उदाहरणों में राइजोपस, म्यूकर और एल्बुगो। इसमें जो राइजोपस है उसे हम रोटी की कवक कहते हैं, और जो एल्बुगो सिस्टोपस है उसे हम सरसों का अविकल्पी परजीवी कहते हैं। सरसों कुल के पौधों पर ये परजीवी के रूप में रहता है। सरसों कुल के अलावा और अन्य कुल के पौधों पर ये नहीं पाया जाता, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये केवल सरसों कुल के पौधों पर ही परजीवी के रूप में रह सकता है, इसलिए इसको सरसों का अविकल्पी परजीवी कहा जाता है, एल्बुगो सिस्टोपस। क्लियर? दूसरा जो वर्ग है जगत इसका फंजाई का, वो है आपका एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है नहीं। उसके प्रमुख उदाहरणों में यदि मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख उदाहरण है कि आपका एक कोशिक यीस्ट। इस पूरे फंजाई जगत में सभी जितनी भी कवक हैं, सबको हमने बहुकोशिक कवकों को रखा है। इसके अंदर केवल एक अपवास रूप एक कोशिक यीस्ट है, जो आपके जो है एक कोशिक है, ठीक है नहीं। अब दूसरा ये जो कवक है यीस्ट, इसकी मैंने आपको बात बताई थी कि इसका उपयोग किण्वन क्रिया में किया जाता है, फर्मेंटेशन क्रिया में यीस्ट का, जिसका माना है सैकेरोमाइसीज सेरिविसी। सैकेरोमाइसीज सेरिविसी, ये जो कवक है इसका उपयोग किण्वन क्रिया में किया जाता है, और इस किण्वन का उपयोग किया गया 2 उद्योगों में। पहला बेकरी उद्योग, जिसमें बिस्कुट, ब्रेड, पाव ये बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन किया जाता है आटे का, स्पंज जैसा हो जाता है इसी यीस्ट की वजह से, क्योंकि इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसकी वजह से आपने देखा होगा ब्रेड के अंदर, पाव के अंदर जो स्पंज जैसे हो जाता है, उसमें जगह जगह छेद से हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो बेकरी उद्योग बोलते हैं, तो इसको बेकरी यीस्ट भी कहते हैं, सैकेरोमाइसीज सेरिविसी। इसी यीस्ट का उपयोग आपके दारू उद्योग में, ब्रीवर्स उद्योग बोलते हैं इसको, शराब, दारू ये जो बनाया जाता है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है किण्वन का। दूसरा उदाहरण है इसका पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक महत्वपूर्ण कवक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसी कवक से पहला एंटीबायोटिक प्राप्त किया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन, इसलिए फेमस है। दूसरा उदाहरण है एस्परजिलस कवक। तीसरा उदाहरण है क्लेवीसेप्स कवक, और 5वां उदाहरण है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं, क्योंकि इस कवक के ऊपर सबसे ज्यादा रासायनिक और आनुवांशिक प्रयोग किए गए। जिस प्रकार एक फल मक्खी ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए गए थे, उसी प्रकार इस न्यूरोस्पोरा कवक के ऊपर भी सर्वाधिक आनुवांशिक और रासायनिक प्रयोग करके देखे गए। इसी कारण से न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण आता है, इसमें एस्कोमाइसिटीज में 2 कवक हैं, एक तो मोरेल और एक बफल।
मोरेल और बफल, ये दोनों कवक जो हैं खाने योग्य कवक हैं, खाई जाती है, काम में खाने के काम आती है। मोरेल और बफल जो एस्कोमाइसिटीज की है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर विशेष प्रकार की कवक होती हैं जो पशुओं के गोबर पर उगती हैं। गोबर पर उगने वाली कवकों को हम समलरागी या विष्टाभोगी कवक कहते हैं। विष्टाभोगी या समलरागी कवक कहा जाता है गोबर या मल पर, पशुओं के मल पर उगने वाली कवक। फिर इसके अंदर तीसरा जो वर्ग है वो है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो है इसको हम मुद्राकार कवक भी कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण बताए थे। इसमें खंडन विधि के द्वारा कार्य जनन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन इसमें नहीं होता है। और लैंगिक जनन के लिए विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर या बेसिडियम बीजाणु, ठीक है। इनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके प्रमुख उदाहरणों में आता है एगेरिकस, जिसको कहते हैं मशरूम। मशरूम जो होता है वो खाने का काम आता है। इसी प्रकार अस्टिलेगो कवक है जिसको कंड कवक के नाम से जानता है। दूसरा पक्सीनिया जो है स्मट के नाम से किट फंगस बोलते हैं, ठीक है। गेहूं का किट रोग जो होता है वो इसी पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं का किट रोग किट फंगस के नाम से जाना जाता है पक्सीनिया। फिर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि भाई ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसमें अलैंगिक जनन तो होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन नहीं होता है, इसलिए इसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया था कि ये इस वर्ग की जो कवकें हैं वो प्रकृति के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, खनिज तत्व, उनके साइकिलिंग के अंदर, उसके चक्रण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? ये मरे हुए जीव जंतुओं के, पेड़ पौधे जंतु, उनके शरीर का विघटन करता है और विघटन करके सरल खनिज तत्वों को वापस मृदा में मुक्त कर देता है। इसलिए इस वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग की जो कवक हैं वो पोषक तत्वों के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इनके जो प्रमुख उदाहरण हैं उनकी यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत आपके जो आएंगी, एक तो अल्टरनेरिया आती है, अल्टरनेरिया, दूसरा ट्राइकोडर्मा और तीसरा आता है आपके कोलियोट्राइकम। ये जो कवक हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। हमारे जो अपने दाद हो जाता है, दाद खाद, ट्राइकोडर्मा प्रकार की कवक होती है जिनके द्वारा दाद खाद खुजली ये हो जाती हैं, इसी वजह से होती है। तो ये मैंने आपको इनके प्रमुख उदाहरण बताए। अब कुछ बातें मैं और आपको बताऊं तो वो ध्यान से सुनिए आप लोग। तो ध्यान दीजिए, इन उदाहरणों के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी विशेष बात करेंगे। इसमें एक शब्द आया था संकोशिकीय कवक तंतु। फाइकोमाइसिटीज की जो कवक तंतु होते हैं वे होते तो बहुकोशिक हैं, लेकिन दो कोशिकाओं के बीच में कोशिका भित्ति या पट्ट नहीं पाया जाता है। इसके कारण पूरा की पूरा जो आपका कवक तंतु है वो एक कोशिका के समान दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे केंद्र होते हैं, ठीक है। क्योंकि कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कोशिका भित्ति होती है उसे पादप कोशिका भी कहते हैं। तो ऐसी पादप कोशिकाएं या कवक कोशिकाएं जिनमें बहुत सारे केंद्रक हैं उनको कहा जाता है सिनोसाइटिक सेल या संकोशिकीय कोशिका। ध्यान से सुने, ऐसी पादप कोशिका या कवक कोशिका जिसमें बहुत सारे केंद्र हो उसको हम संकोशिकीय कोशिका या सिनोसाइटिक सेल कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका हो जिसमें बहुत सारे केंद्र हो, ऐसी जंतु कोशिका जिसमें अनेक केंद्र हो उसको कहेंगे हम संकेंद्रकीय कोशिका या सिनसियम सेल। सिनसियम सेल, संकेंद्रकीय कोशिका। तो दोनों समझ में आ गया, संकोशिकीय और संकेंद्रकीय, सिनसियम और सिनोसाइटिक। तो सिनोसाइटिक सेल तो कहलाएगी पादप कोशिका और सिनसियम कहलाएगी जंतु कोशिका, बहुकेंद्रकीय। ओके, ये दो बातें मैंने आपको बताई। अब इसी के अंतर्गत कुछ और पॉइंट लेकर हम चलें जिनकी बात करूं मैं आपसे। तो एक आता है शब्द मृत बस्टेटस। मैंने आपको बताया था
बता देता हूँ। अधिकतर कवक जो होती हैं वो पोषण के आधार पर परपोषित प्रकार की होती हैं। परपोषित कई प्रकार के होते हैं, उसमें भी मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कई प्रकार की कवक होती हैं। इसमें जो मृतोपजीवी कवक होती हैं वो मृत बस्टेटस, मृत बस्टेटस मतलब है मृत जीवांश, मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर के अंश, जिसको मृत बस्टेटस कहा जाता है, उससे घुलनशील अवस्था में ये मृतोपजीवी कवक मोस्टली घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके अपना पोषण प्राप्त करती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया था मृत बस्टेटस। इसका दूसरा नाम यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं इसको ह्यूमस। अब प्रश्न बढ़ता है कि ह्यूमस या मृत बस्टेटस किसे कहते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, उसकी बात करें तो ध्यान दो। पहले मैं परिभाषा बताऊं। मृदा, मिट्टी, जमीन के ऊपर की परत, भूमि के ऊपर की मिट्टी की वह परत जिसमें मृत जीवांश पाए जाते हैं, उसे हम वास्तविक मृदा कहते हैं, जिसमें जीव जंतु भी पाए जाते हैं, पेड़ों की जड़ें भी पाई जाती हैं, मरे हुए जीव जंतु पाए जाते हैं। उस मिट्टी को मृदा या सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये तो मृदा की बात हुई। अब मृदा में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले मृत जीवों के अंश, जिनको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, मृत जीवांश कहते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूँ, मृदा में उपस्थित सड़े गले मृत जीवांश या कार्बनिक पदार्थ को हम ह्यूमस या मृत बस्टेटस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसकी तरह होता है, पेड़ों की टूटी हुई टहनियाँ, पत्तियाँ, मरे हुए जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है ह्यूमस। क्लियर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमस का, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ध्यान दो, ह्यूमस के कारण जो है मृदा जो है उसकी उपजाऊपन की क्षमता, फर्टिलिटी पावर, उर्वरा शक्ति बढ़ती है मृदा, इसके ह्यूमस के कारण। दूसरा, ह्यूमस के कारण ही जो मृदा है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता वो बढ़ती है। ह्यूमस के कारण मृदा का वातन सुधरता है, उसमें वायु प्रवेश करती है। मृदा का जो है इसी ह्यूमस के कारण अपरदन नहीं होता है। अपरदन का मतलब है मृदा का स्थान परिवर्तन करना, विशेषकर हवा के साथ उड़कर चली जाती है, पानी के साथ बहकर चली जाती है। लेकिन जिस मृदा में ह्यूमस होता है, मृत बस्टेटस होता है, उसकी वजह से मृदा आपस में फंसी रहती है और उसकी वजह से हवा और पानी से इसका अपरदन नहीं होता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता। तो ह्यूमस का एक अगला इंपॉर्टेंस है कि ह्यूमस के कारण मृदा का अपरदन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, जिस मृदा में ह्यूमस होता है उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और मृदा में सूक्ष्म जीवों का होना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं का विघटन करके अमोनिया उत्पन्न करते हैं। अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनता है और उस नाइट्रेट को पौधे अवशोषित करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये ह्यूमस जो होता है वो मृदा की उर्वरा शक्ति को, उपजाऊपन की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया आपका कि ह्यूमस क्या होता है। अब तीसरा टॉपिक ले चलते हैं। इसी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कवक है मोस्टली वो परपोषित प्रकार की होती है, स्वपोषी नहीं होती है, ऑटोट्रोफस नहीं होती है, परपोषित प्रकार की होती है, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार आते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। क्लियर। इसमें जो शब्द आया है मृतोपजीवी, ऐसी कवक जो मरे हुए जीवों के शरीर पर उगती हैं और उनसे घुलनशील अवस्था में कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके अपना पोषण प्राप्त करती हैं, वे मृतोपजीवी कवक कहलाती हैं। अब बात करेंगे परजीवी कवक की, कि परजीवी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, इनकी बात कर रहे हैं। तो मैंने प्रश्न बनाया, दोबारा ध्यान दो, परजीवी मीन्स पैरासाइट किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर पर रहकर, ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर पर रहकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं और वहीं रहते हैं, उसको छोड़कर नहीं जाते, ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। अब जैसे मच्छर है,
मच्छर हमारे शरीर पर बैठता है और हमारा खून पीता है और पीकर चला जाता है, रहता नहीं है। तो ये परजीवी की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, जो हमारे सिर में बालों में जुआ पाई जाती है वो परजीवी है। क्यों? वो रहती हैं और अपनी संख्या बढ़ाती है, अपना जीवन चक्र पूरा करती है और अपना पोषण भी प्राप्त करती है। तो जुआ को परजीवी कहेंगे, मच्छर को परजीवी नहीं कहेंगे। क्लियर? तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों के ऊपर रहते हुए अपना जीवन चक्र और अपना पोषण प्राप्त करते हैं वे परजीवी पैरासाइट कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतर परजीवी। शब्द में मालूम, एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। बाह्य परजीवी मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे कि जुआ, जुआ जो है वो एक बाह्य परजीवी है। अंतर परजीवी है एंडो पैरासाइट। ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन चक्र और अपना पोषण प्राप्त करते हैं वे अंतर परजीवी या एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम, वो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, या मादा एनोफिलिस के शरीर के अंदर रहता है, तो ये अंतर परजीवी कहलाते हैं। तो ठीक है, परजीवी किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको ये दो बातें बताई। इसी प्रकार बाह्य परजीवी कवक होता है, बड़े उच्च विकसित पौधों की जड़ों के ऊपर, कुछ कवक जड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, ये बाह्य परजीवी कवक कहलाएगा। और कुछ पौधों की जड़ों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर भी कवक पाए जाते हैं, वो अंतर परजीवी कवक कहलाएंगे। और ऐसी जड़ जिसमें कवक पाया जाता है सहजीवी के रूप में होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कवक मूल कहलाता है। ठीक है ना? कवक भी परजीवी होते हैं काफी पौधों में, जैसे एल्बुगो सिस्टोपस, सरसों के ऊपर अविकल्पी परजीवी है, बाह्य अंतर परजीवी, सॉरी अंतर परजीवी। ठीक है, अब इसमें दो शब्द और आते हैं, एक आता है आंशिक परजीवी और एक आता है पूर्ण परजीवी। अब इसका तात्पर्य क्या है वो समझिए। सबसे पहले मैं बताता हूं पूर्ण परजीवी का मतलब क्या होता है। पूर्ण परजीवी का मतलब है ऐसे परजीवी जीव जो अपने भोजन जनन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवित जीवों पर, जिनको बोलते हैं परपोषी या होस्ट, उन पर निर्भर रहते हैं पूर्ण रूप से। उनको यदि हटा देंगे तो वो मर जाएगा, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे जीवों को पूर्ण परजीवी कहा जाता है, जैसे जुआ, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल को पौधों का डेथ वारंट भी कहा जाता है। जिस पौधे के ऊपर अमरबेल चढ़ गई समझ लो उसकी मृत्यु निश्चित है, सूख जाएगा पूरा। तो ये पूर्ण परजीवी है। आंशिक परजीवी, ऐसे परजीवी जो अपने परपोषित सजीव पर कुछ चीजों के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है नहीं, जैसे केवल उसके ऊपर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, बाकी जनन अपना खुद करते हैं। इस प्रकार के जीव जो हैं वो आंशिक परजीवी कहलाते हैं। जैसे चंदन का पेड़, मनी प्लांट, ये केवल आरोहण के लिए, मनी प्लांट दूसरे पौधे पर या दूसरी वस्तु पर केवल आरोहण उन पर चढ़ने के लिए ही निर्भर है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो कुछ बातों के लिए निर्भर हुआ। ऐसे जीवों को आंशिक परजीवी कहा जाता है। तो मैंने आज आपको दो बातें बताई। और परजीवी जो होता है मोस्टली अवशोषण विधि के द्वारा, एब्जॉर्बेशन मेथड के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। और परजीवी जिस जीवित जीव के ऊपर रहते हैं उनको परपोषी या होस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये बातें इसके अंतर्गत हैं। अब एक पॉइंट रहता है इसके अंदर कवक से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, वो है जनन का, कि भाई कवकों में जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए कवक के अंदर जो जनन है वो 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनना। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अब कायिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों सिमिलर है, दोनों में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जनन की प्रक्रियाओं में जो नया जीव बनेगा, नई संतान बनेगी, उसमें केवल एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, केवल एक ही जनक भाग लेता है, 2 जनक भाग नहीं लेते। इस दृष्टिकोण से कायिक जनन और अलैंगिक जनन एक ही चीज है। लेकिन
कायिक जनन में जो जनक होता है, पेरेंट्स होता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होगी, उसके शरीर के बहुकोशिक दैहिक खंड से, मल्टी सेलुलर बॉडी पार्ट, बहुकोशिक दैहिक खंड से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसे कहा जाता है कायिक जनन पौधों में, और कवकों में तो उसको कहते हैं कायिक जनन। अगर यही प्रक्रिया जंतुओं में होती है तो उसको कहा जाता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। अब उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे अपने घरों के अंदर आप गुलाब की डंडी लगाते हो, गुलाब की टहनी लगाते हो। गुलाब का बड़ा पेड़ है, उसकी एक टहनी काटी और आपने लगा दी, और कुछ दिनों बाद वो एक नया पौधा बन गया। तो आपने यहाँ पर गुलाब की डंडी ली, यानी कि बहुकोशिक टुकड़ा लिया जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये कायिक जनक कहलाएगा। पत्थर चट्टा की पत्ती को जमीन में उगा दे तो उस पत्ती से नया पौधा बन जाएगा, तो पत्ती अपने आप में बहुकोशिक दैहिक खंड है। इसी प्रकार हाइड्रा, प्लेनेरिया इनके जंतु हैं, तारा मछली, इनके शरीर के टुकड़े करते हैं, तो प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बन जाता है। अब वो टुकड़ा जो है वो भी बहुकोशिक है, इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। तो कायिक जनन और पुनरुद्भवन दोनों सेम है, दोनों में बहुकोशिक दैहिक खंड से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब केवल हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, और इसमें नए संतान की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जनक जो होता है पेरेंट्स, उसकी एक कोशिका से नए जीव के बनने की प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब कवकों में भी अलैंगिक जनन होता है। अधिकतर कवकों में एक कोशिक रचना होती है, एगुणित होती है, जिसको मोस्टली कहा जाता है कोनिडिया या चल बीजाणु या अचल बीजाणु। जनरली इसको कोनिडिया कहते हैं, जो अचल होता है। उस कोनिडिया या चल बीजाणु या अचल बीजाणु जो एक कोशिक होता है, उसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसमें? कवकों में। अब इस अलैंगिक जनन में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना ही निषेचन होता है उसी से। अब बात करेंगे हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, दोनों पेरेंट्स की एक एक कोशिकाएं भाग लेती हैं। जो कोशिकाएं भाग लेंगी उनको कहेंगे हम गैमिट्स, युग्मक, जो मोस्टली अगुणित होते हैं। जो क्या होते हैं? अगुणित। इसमें एक जनक नर कहलाता है, दूसरा जनक मादा कहलाता है, मेल और फीमेल। तो नर जनक की जो कोशिका है वो कहलाएगी नर युग्मक, मादा जनक की जो कोशिका है वो कहलाएगी मादा युग्मक, और दोनों मिलती हैं यहाँ पर, दोनों का संयोजन होता है। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन के बाद एक कोशिका बनती है जो होती है द्विगुणित, जिसको बोलते हैं जायगोट, युग्मनज। अब जो प्राणी, जो सजीव जिनका शरीर द्विगुणित होता है, उनमें निषेचन से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक बनते हैं। लेकिन जो सजीव जिनका शरीर अगुणित कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उनमें, क्योंकि उनका शरीर अगुणित कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, शरीर की प्रत्येक कोशिका अगुणित है, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन निषेचन के बाद में होता है, जो युग्मनज बनता है या अथवा युग्मनज से बनने वाली रचना में होता है। अब बात हम कवक की करें। कवक का जो पादप, जो शरीर है, कवक का जो शरीर है वो अगुणित होता है, उसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो निषेचन के बाद होता है, जायगोट में होगा या जायगोट से बनने वाली रचना में होगा। क्लियर? अब मैं बात कवकों के लैंगिक जनन की करूंगा। ठीक है। तो कवकों के लैंगिक जनन जो होते हैं उसमें सबसे पहले कवक तंतु, दो कवक तंतु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनकी एक एक कोशिका आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, और दोनों कोशिकाओं के बीच में एक नली का रूप रचना हो जाती है, जिसको बोलते हैं संयुग्मन नलिका। ठीक। उसके बाद एक कवक तंतु की कोशिका का केंद्रक और जीव द्रव दूसरे कवक की कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है संयुग्मन नलिका के द्वारा। ठीक। ट्रांसफर होने के बाद पहले दोनों का जीव द्रव, कोशिका द्रव आपस में संगलित होगा, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। उसके बाद दोनों केंद्रक आपस में संगलित होंगे, इसको बोलेंगे कैरियोगेमी। पहले जीव द्रव का संलयन होगा साइटोप्लाज्म का, जिसको कहा गया प्लाज्मोगेमी। उसके बाद केंद्रक संलयित होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, फिर एक जुड़कर एक केंद्र बना लेंगे, इसको कहेंगे कैरियोगेमी, केंद्रक संलयन।
प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, कोशिका द्रव संलयन और केंद्रक संलयन होने के बाद जिस कोशिका में एक कार्यक्रम हुआ है वो कोशिका एक द्विगुणित कोशिका में बदल जाती है, जिसको कहा जाता है जाइगोट युग्मनज। ओके, अब इसी युग्मनज कोशिका से या तो इसी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा या फिर इससे एक रचना बनेगी, फलन फूली हुई रचना बन जाएगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसको फलन काय भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फलन काय भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, जब एक कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव जब दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है तो कोशिका द्रव मिल गया, प्लाज्मोगेमी हो गई। कुछ समय के लिए उस एक कोशिका के अंदर दोनों अगुणित केंद्रक उपस्थित होते हैं, अलग अलग मिलते नहीं आपस में। इस बीच वाली अवस्था को जिसमें दो अगुणित केंद्रक उपस्थित हैं उसको बोलते हैं द्विकेंद्रकीय अवस्था, डाइकैरियोटिक फेज। कुछ समय के लिए फिर बाद में ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक ही केंद्र बन जाएगा, द्विगुणित केंद्र। ये जो द्विकेंद्रकीय अवस्था है मोस्टली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज कवकों में पाई जाती है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दोनों ये बातें लिख रखी है, एक जगह तो केवल एस्कोमाइसिटीज लिख रखा है, फिर बेसिडियोमाइसिटीज में भी लिख रखा है कि इसमें भी द्विकेंद्रकीय अवस्था बनती है। तो इस प्रकार इसमें जाइगोट बनता है निषेचन के बाद, और निषेचन हो जाने के बाद उस जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन से वापस अगुणित अवस्था बनती है और ये बीजाणु कहलाते हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज के अंदर तो बनेंगे एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोमाइसिटीज में बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स, जो बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अपनी अनुकूल जगह पर जाकर अंकुरित होकर नया कवक जाल, नया कवक तंतु बनाते हैं। इस प्रकार कवकों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। मैंने आपको पीडीएफ में पूरी डिटेल लिख रखी है, आप उसके अंदर देखेंगे आपको डिटेल मिलेगी पूरी, और उसका जो है किताब आप देखोगे एनसीईआरटी की तो उसके अंदर चित्र भी रखा है किस प्रकार से दो कवक तंतु नजदीक आते हैं, दोनों की जो संयुग्म नलिका बनती है और एक कोशिका का केंद्रक और जीवद्रव दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी बनता है, जाइगोट बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको कवक से संबंधित कुछ बातें बताई। अब अगली वीडियो में मैं आपको जो है अकैरियोटिक जीव हैं, अकोशिकीय जीव है, जिनकी हम बात करें वायरस हुआ, आपके प्रियोन हुआ, वायरॉइड हुआ, इन तीनों टॉपिकों पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। आप को कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप विद्यालय आकर 9 से 11 बजे के बीच में मेरे से आप टॉपिक को समझ सकते हो। अगर स्कूल नहीं आ सकते तो आप फ़ोन से बात कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।